फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका क्रैक एग्जाम बाई आरके में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व के प्रादेशिक भूगोल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के पार्ट फर्स्ट को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका के भौतिक विभाजन को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्टूडेंट एटलस को ले लिया होगा और उससे आप लोग मैपिंग सीख रहे होंगे। ये क्लास मैपिंग सीखने का है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने प्रश्न पत्र को देखना, पीवाईक्यू और उसमें से प्रश्नों को मिलाना। तो आइए शुरू करते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका का भौतिक विभाजन। अब मैप बनाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये आप लोगों को पता होगा टिएरा डेल फ्यूगा है। और ये कौन सी जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये किन देशों से गुजरती है? तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली से होकर के गुजरती है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसका भौतिक विभाजन हम करते हैं। तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये हमारा भौतिक विभाजन है जो कि 77 पेज पर आपको दिया होगा। अब हम देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, ये हो गया, जितना ये क्षेत्र है पूरा ये हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। फिर ये जो इसका ये भाग है किनारे का और जो इसका ये भाग है ये है ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। और ये है ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। ओरिएंटल कॉर्डिलेरा, ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। एक भाग, 2 भाग, एक एंडीज पर्वत श्रृंखला 3 भाग और एक पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का भाग था। अब पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं और पहला पॉइंट डालेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में हम देखेंगे तो इसमें प्रशांत महासागर से संलग्न है। यह विश्व का सबसे संकीर्ण तटीय मैदान है जो कि जलवायु दृष्टिकोण से अत्यंत ही विलक्षण है। उत्तरी भाग में इक्वाडोर देश की अवस्थिति है और इक्वाडोर में ही से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। इक्वाडोर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद इक्वाडोर की राजधानी हमने कल देखा था क्विटो, और क्विटो पर ही विश्व की एकमात्र राजधानी है जो विषुवत रेखा से अवस्थित है। विश्व की एकमात्र राजधानी है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित है। इक्वाडोर विश्व की एकमात्र राजधानी है जो कि क्विटो है, इक्वाडोर की राजधानी, वह एकमात्र राजधानी है जो कि विषुवत रेखा पर अवस्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि इक्वाडोर में ही 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक है माउंट कोटोपैक्सी और एक है माउंट चिम्बेराजो। ये दोनों की अवस्थिति यही इक्वाडोर में ही एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसी प्रकार की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, विश्व की दूसरी राजधानी है
पहली राजधानी तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक पर स्थित है। दूसरी राजधानी हम देखेंगे तो बोलीविया की राजधानी लापाज है, सबसे हाईएस्ट पीक पर स्थित है। पहला क्विटो स्थित है, फिर उसके बाद लापाज स्थित है, बोलीविया की राजधानी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम देखे थे कि इक्वाडोर के सामने एक द्वीप था, उसे कहते हैं गैलोपैगोस द्वीप समूह। और गैलोपैगोस द्वीप समूह या जैव विविधता की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो इसमें इसको आप लोग नोट कीजिए। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो जो पेरू है, पेरू में ही पेरू की राजधानी जो लीमा है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। पेरू की राजधानी लीमा में, पेरू की राजधानी लीमा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। और पेरू का प्रमुख बंदरगाह कल्लाओ और सेरो डी पास्को एक खनिज नगर है। जो पेरू की बंदरगाह है वो कल्लाओ है, जो कि मैप में आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो एक खनिज नगर है वह कौन सा है, सेरो डी पास्को। पेरू के अंतर्गत हमने जाना। पेरू में हमने क्या क्या जाना, पेरू की राजधानी लीमा है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। पेरू का बंदरगाह है जिसको कहते हैं कल्लाओ बंदरगाह, यहाँ से विश्व को व्यापार होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अवस्थित है खनिज नगर जो कि सेरो डी पास्को है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ से टिन भी प्राप्त होता है। पेरू एंग्लो बीज मछलियों के लिए जाना जाता है। फिर हम जानते हैं कि पेरू और चिली की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल है, जो कि शुष्कतम मरुस्थल है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो पेरू और चिली की सीमा पर पूरे विश्व का शुष्कतम मरुस्थल और हाईएस्ट पर स्थित मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। और एक और हम देखते हैं, पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है टिटिकाका झील। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरू प्लस बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील अवस्थित है, जो कि बहुत पश्चिमी तटीय मैदान के बाद हमारा आता है एंडीज कॉर्डिलेरा। एंडीज कॉर्डिलेरा के अंतर्गत एंडीज जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वह एंटी एशियाटिक लावे से निर्मित है, इसीलिए इसका नाम एंडीज नामकरण पड़ा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत फलित श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी फलित पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज कॉर्डिलेरा को आसान तरीके से पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, उत्तरी कॉर्डिलेरा, मध्य कॉर्डिलेरा और दक्षिणी कॉर्डिलेरा। उत्तरी कॉर्डिलेरा, मध्य कॉर्डिलेरा और दक्षिणी कॉर्डिलेरा। उत्तरी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत हम देखते हैं तो कोलंबिया आता है, जो इसका विस्तृत भाग है उत्तरी कॉर्डिलेरा का, वह कोलंबिया देश में है। कोलंबिया देश की राजधानी हमने कल देखा था कि बोगोटा है। कोलंबिया की खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में खोजा था, इसी के नामकरण पर कोलंबिया देश का नाम पड़ा। और कोलंबिया में एक महत्वपूर्ण नदी मैगडेलेना नदी बहती है, प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है। मैगडेलेना नदी कोलंबिया की जीवन रेखा के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने के सोर्स इंडस्ट्री जो चलती है वो मैगडेलेना नदी से संचालित होती है। और जो मैगडेलेना नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर अपवाहित होती है, और इसका विसर्जन जो होता है वो कैरिबियन सागर में होता है। हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम मध्य कॉर्डिलेरा के बारे में बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मध्य कॉर्डिलेरा हमारा यहाँ इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर नेवादा सजामा ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ पर, बोलीविया में। क्या स्थित है, नेवादा सजामा ज्वालामुखी। नेवादा सजामा ज्वालामुखी बोलीविया देश में स्थित है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पठारी क्षेत्र पर, इस बोलीविया की पठारी क्षेत्र पर मोन्टाना वेजिटेशन पाया जाता है। क्या, बोलीविया के पठारी क्षेत्र पर मोन्टाना वेजिटेशन पाया जाता है। और ये मोन्टाना वेजिटेशन क्या होता है, जिसमें बालसा नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यह विश्व की सबसे मुलायम लकड़ियों में से एक होती है। मुलायम तो होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। इसको जो मजबूती होती है वो मोन्टाना वेजिटेशन से बालसा नामक वृक्ष, बालसा वृक्ष से मुलायम लकड़ियों की प्राप्ति होती है और यह बहुत मजबूत होती है। फिर हम देखते हैं
बोलीविया में ही टीटीकाका झील है। बोलीविया में ही टीटीकाका झील है, जो कि एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। अब किस प्रकार से ज्वालामुखी झील है ये हमको जानना पड़ेगा। जब ज्वालामुखी मैग्मा का सतह से ऊपर की ओर निकलना लावा के रूप में ज्वालामुखी कहलाता है। जब ज्वालामुखी का आकार गोल शेप में हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं क्रेटर। और क्रेटर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है उसका छिद्र, तो उसे कॉल्डेरा कहा जाता है। और जो कॉल्डेरा होता है, जब उसमें बस वर्षा का जल आ जाता है तो उसे कॉल्डेरा झील कहते हैं। क्रेटर रहेगा, क्रेटर में वर्षा पानी आ जाएगा तो क्रेटर झील कहलाएगा। जो कॉल्डेरा झील है उसी प्रकार से टीटीकाका झील या ज्वालामुखी झील के रूप में आगे बनी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो इसमें दिखाई पड़ता है कि यह एक प्रकार का नौका गम्य झील है। नौका के आकार का, हमने पहले डिस्कशन इसका कर लिया है। नौका के आकार का होता है, नौका गम्य झील होता है। बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये तो हमने देख लिया है। बोलीविया के पठार विश्व में टिन उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलीविया का जो पठार है टिन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दक्षिणी कॉर्डिलेरा की बात करते हैं, तो दक्षिणी कॉर्डिलेरा में सर्वोच्च भाग आता है। इसमें दक्षिणी कॉर्डिलेरा में यह सर्वोच्च भाग होता है। यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांका गुहा पाया जाता है, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। सर्वोच्च भाग है, सर्वोच्च चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला की माउंट आकांका गुहा की अवस्थिति है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी कि कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर ज्वालामुखी आया था। अब वर्तमान में इसमें किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी घटनाएं, विस्फोट वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए इसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखते हैं कि जो दक्षिणतम बिंदु है इसको केप हॉर्न कहते हैं। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है, और जो शहर है वो है उस्माइया। उस्माइया शहर सबसे दक्षिणतम बिंदु पर है। और जो वर्तमान में नए शहर डेवलप हुए हैं यहाँ पर वो है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो विलियम्स। वर्तमान में शहर जो डेवलप हुए हैं वो दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो नवीनतम शहर बना है वो है प्यूर्टो विलियम्स शहर। फिर हम इसके नेक्स्ट की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पूर्वी उच्च भूमि की। पूर्वी उच्च भूमि ब्राजील में स्थित। जो पूर्वी उच्च भूमि है ब्राजील देश में अवस्थित है। अब पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से पठार आते हैं। इसके अंतर्गत गुयाना उच्च भूमि भी आती है। इसको गुयाना उच्च भूमि, ब्राजीलियन सील्ड, ये पार्ट आते हैं। और जो हमारी पूरे विश्व की सबसे चौड़ी आयतन वाली और सबसे लंबी नदी अमेजॉन नदी के बारे में चर्चा होगी। अमेजन नदी का अपवाह तंत्र ब्राजील क्षेत्र से होकर गुजरता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अमेजन नदी हम देखते हैं कि वो हो गई है। अब अमेजन नदी की अगर हम बात करते हैं तो गुयाना उच्च भूमि गुयाना आ जाएगा, फ्रेंच गुयाना आ जाएगा, सूरीनाम आ जाएगा। ब्राजीलियन सील्ड में ब्राजील देश आ ही जाएगा। फिर अमेजन नदी की अगर हम बात करते हैं, इसका जो उद्गम है पेरू देश में माना जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, निग्रो, टापाजोस, मेडीरा। निग्रो, टापाजोस, मेडीरा सहायक नदियां हैं। और जिस क्षेत्र में निग्रो और मेडीरा
नदियाँ मिलती हैं। ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, मेडीरा नदी, और ये हो गया निग्रो, और यहाँ पर मनोज बंदरगाह है। मनोज नहीं, मनोस बंदरगाह की अवस्थिति है। इनके जंक्शन पर मेडीरा और निग्रो नदी के जहाँ पर ये संगम बनाती हैं वहाँ पर मनोज बंदरगाह की अवस्थिति है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। जिसको कहा जाता है फेजेंडा, और कॉफ़ी के जो बंदरगाह हैं उसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, जबकि कॉफ़ी के बंदरगाह को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए किस नाम से जाना जाता है ब्राज़ील का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कटिंगा कंपोज, ये सब तो पढ़ ही लोगे। अब हम बात करते हैं बेसिन की, अमेज़न नदी बेसिन। आप लोगों ने बताया होगा सेंटोस बंदरगाह, मेंटोस नहीं, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अमेज़न नदी बेसिन की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। अमेज़न नदी बेसिन, अमेज़न नदी बेसिन ब्राज़ील में हम जानते हैं अमेज़न वर्षा वन भी पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या पाए जाते हैं, अमेज़न वर्षा वन। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है, अकेले 20% पूरे विश्व का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अमेज़न नदी बेसिन है, यहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको कहा जाता है सेल्वास। जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें सेल्वास कहा जाता है, और यहाँ पर बोडो जनजाति निवास करती है। क्या करती है, बोडो जनजाति निवास करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और जो बोडो जनजाति है वो वर्तमान में मानवभक्षी जनजाति मानी जाती है। बोडो जनजाति मनुष्य का भक्षण करती है, मनुष्य को मार के खाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्राजील में औसत वार्षिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर प्लस। गुयाना उच्च भूमि की बात हो गई है, अंतर्वेदी मैग्मा के निक्षेप से बना हुआ है। गुयाना उच्च भूमि का सबसे ऊंचा स्थान बिंदु रोराइमा है। गुयाना उच्च भूमि का सर्वोच्च स्थान, गुयाना उच्च भूमि का जो सबसे ऊंचा स्थान या बिंदु रोराइमा, क्या है, रोराइमा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी ओरोनिको नदी है, जिसकी सहायक नदी कैरो नदी है। हम वेनेजुएला की बात करते हैं गुयाना उच्च भूमि के अंतर्गत। वेनेजुएला की राजधानी हमने जाना था कराकस। यहाँ पर ओरोनिको नदी इस देश की जीवन रेखा कही जाती है। ओरोनिको नदी की सहायक नदी कैरो नदी, कैरो नदी या चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, इस विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक पर स्थित एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, जो कि ओरोनिको की सहायक नदी कैरो या चुरुन नदी के पर अवस्थित है, एंजल जलप्रपात। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लानोस। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोस कहा जाता है। और वेनेजुएला में एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है मराकाइबो झील है, वृहद स्तर पर तटीय झील है। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार निकाले जाते हैं। मराकाइबो झील इसके
समुद्र तट से लगा हुआ है। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसीलिए हाल ही में वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना करके वहाँ पर अपनी सत्ता को संप्रभुता दी है। उसका एकमात्र कारण था जिसमें वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पर अपनी सत्ता की संप्रभुता को दृष्टिगत रखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय निम्न भूमि की बात करते हैं हम। केंद्रीय निम्न भूमि की बात करते हैं। अब केंद्रीय निम्न भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रैंड चाको का दलदली मैदान और दूसरा जो हमारा बांटा गया है वो है पंपास घास मैदान, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। फिर इसमें बात करते हैं, ये केंद्रीय निम्न भूमि की बात करते हैं, इसमें पराग्वे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रैंड चाको का दलदली मैदान है, यहाँ पर पराग्वे, पिल्कामायो, उरुग्वे और कौन कौन सी नदियां हैं, पराना नदियों का संगम होता है। पराग्वे, पिल्कामायो और पराना का संगम होता है। इनको कहा जाता है ला प्लाटा कहा जाता है। ला प्लाटा इनको कहा जाता है। इस संयुक्त धारा में जब चौथी नदी, ये पराग्वे बह रही है, ये पिल्कामायो है और ये पराना है, ये तीनों मिलकर ला प्लाटा बनाती हैं। जब इसी में ही आगे बढ़ करके जब मिल जाती है उरुग्वे नदी, तो इस संगम क्षेत्र जो वहाँ पर ये मिलती है, इसको कहा जाता है रियो डी प्लाटा। संयुक्त रूप से रियो डी प्लाटा नाम से जाना जाता है। और ये जो आगे बढ़ करके अपना जल विसर्जित करते हैं रियो डी प्लाटा में। ये पराग्वे, ये पिल्कामायो और ये पराना संगम क्षेत्र बनता है। यहाँ पर ला प्लाटा कहा जाता है। फिर इसमें उरुग्वे नदी मिलती है, तो ये रियो डी प्लाटा बनता है, इसका जल विसर्जित होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और हम जानते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। ये हमने कल चर्चा कर लिया था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्द्र भूमि में पठार वगैरह है, गेहूं की कृषि की जाती है, इकोटोन क्षेत्र है, पंपास घास का मैदान पाया जाता है, एक्सटेंसिया अल्फाफा घास ग्रीपदीय क्षेत्र है, परामा का पठार कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने इतनी सारी बातों की चर्चा की, जो कि भौतिक विभाजन भी देखा और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी हमने बहुत बड़ा अध्ययन किया है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।